चैप्टर 1 दिल टूटना और 2 साल की कैद। हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ एंड पसंद आए तो कमेंट करना प्लीज। मुंबई, रात के 12 बजे। सनशाइन होटल, जो मुंबई का सबसे बड़ा होटल था, वही उस होटल के प्राइवेट रूम में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उस रूम के अंदर एक लड़की फर्श पर गिरी हुई थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था और वह लगातार रो रही थी। वही सामने खड़ा लड़का उसे इस तरह रोता देख बहुत इरिटेट हो रहा था। फिर वह उसे घूरते हुए गुस्से में बोला, शट अप त्रिशा, तुम रोना बंद करो। तुम्हारे इस तरह रोने से मेरा गुस्सा बढ़ रहा है और वैसे भी गलती तुम्हारी थी, समझी? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें क्या लगा मैं अभी नशे में हूँ? फिर वह सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, तुम ऐसे मेरे वाइन में ड्रग मिलाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा और तुम मुझे अपना बना लोगी? क्यों, तुमने यही सोचा था ना? आयुष त्रिशा को गुस्से से घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर त्रिशा डर गई थी और कांप भी रही थी। लेकिन त्रिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर आयुष उसे इस तरह क्यों बोल रहा है। त्रिशा हिम्मत करके थोड़ा डरते हुए बोली, आयुष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया था। त्रिशा आयुष के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, तुम मेरा विश्वास करो प्लीज, मीरा ने मुझे वह ड्रिंक तुम्हें देने के लिए बोला था, इसलिए मैंने तुम्हें। त्रिशा इतना ही बोली थी कि आयुष ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया, जिससे त्रिशा फिर से फर्श पर गिर गई। वही फर्श पर गिरते ही त्रिशा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और अपने नम आंखों से आयुष को देखने लगी, जिसके चेहरे में अभी बेहिसाब गुस्सा दिख रहा था। वही आयुष त्रिशा को घिन भरी नजरों से देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, त्रिशा ऐसे मुझे टच मत किया करो। इतना बोलकर आयुष वही टेबल पे रखे वाइन के बोतल को गुस्से से फर्श पर पटक दिया। आयुष के ऐसे करने से त्रिशा बहुत ज्यादा डर गई और त्रिशा अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, आयुष, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, अगर तुमने आज मुझे ठुकराया तो मैं मर जाऊंगी। त्रिशा की ये बातें सुनकर इस वक्त आयुष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह त्रिशा को गुस्से में घूरते हुए बोला, लिसन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में आ जाऊंगा और तुम्हें हाँ बोल दूंगा और तुम्हारी इस तरह की घटिया चाल में फंस जाऊंगा? मैं तुम जैसी लड़की को कभी आंख उठाकर देखता भी नहीं, समझी? और तुम्हारी आज की गलती के कारण मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, बट तुम मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो, इसलिए छोड़ रहा हूं। और मेरी बातों को कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम मेरी आंखों के सामने भी मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कभी तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही आयुष उसे एक बार फिर घिन भरी नजरों से देखकर गुस्से से उस रूम से चला गया। वही त्रिशा के कानों में अभी भी आयुष की कही बातें सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आज त्रिशा का दिल पूरी तरह से टूट गया था। इस वक्त त्रिशा अपने होश में नहीं थी, लेकिन त्रिशा अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर उठती है, तभी उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके पैरों में कांच टुकड़ा लग गया था। त्रिशा अपने दर्द को कंट्रोल करके वहीं सोफे पर बैठ जाती है, उसके पैरों से लगातार खून बह रहा था। अगर इस वक्त कोई त्रिशा को देखे तो त्रिशा के लिए उसके अंदर दया आ जाती। वही त्रिशा हिम्मत जुटाकर अपने पैर से उस कांच के टुकड़े को निकालती है। इस वक्त त्रिशा को अपने पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। त्रिशा को लगता है कि आयुष आया होगा। फिर वह अपने दर्द को काबू करके स्माइल करते हुए सामने देखते हुए बोली, मुझे पता था आयु। त्रिशा इतना बोलकर रुक गई, क्योंकि वहां आयुष नहीं था, बल्कि वहां 5 आदमी खड़े थे जिन्होंने मास्क लगाए थे। दिखने में वह लोग बॉडीगार्ड टाइप लग रहे थे। उनको देखकर त्रिशा थोड़ा डर गई। फिर वह डरते हुए बोली, तुम लोग कौन हो? वह इतना ही बोली थी कि उनमें से 2 आदमी आकर उसे पकड़ लिए और वहीं तीसरा आदमी अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर त्रिशा की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर त्रिशा बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने आप को उन 2 लोगों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर त्रिशा के पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह उन लोगों के हाथों से छूट पाए, क्योंकि उसके हाथ और पैर पर चोट लगे थे, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। वही वह तीसरा आदमी त्रिशा के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर वह इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही त्रिशा को लगता है कि उसका सिर घूम रहा है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। वह अपनी बंद होती आंखों से देखती है कि वह 5 लोग उसे उठाकर उस रूम से ले जा रहे हैं। वही त्रिशा ये सब याद करके उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे इस अंधेरे कमरे में कैद हुए 2 साल हो गए थे। त्रिशा उस दिन को बहुत कोसती है, क्योंकि वह आयुष से अगर मिलने नहीं जाती तो ये सब उसके साथ नहीं होता। उस दिन के बाद से ही त्रिशा को ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ किसने लाया
और वह उसे बस इतना पता था कि कोई शाम को इस अंधेरे कमरे में आता है और उसे इंजेक्शन लगाकर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। फिर अलग अलग लोगों द्वारा उसके साथ जबरदस्ती किया जाता है, और वही उन हैवानों की हैवानियत को सहने के अलावा ट्रिशा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ लोग तो उसे लोहे के छड़ से मारते भी थे, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी में मारने के निशान हो गए थे। इसलिए ट्रिशा दिन रात यही प्रे करती थी कि उसकी मौत जल्दी हो जाए। तभी उस रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसे सुनकर त्रिशा के हाथ पैर कांपने लगे। वह अपनी कांपती नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी तो वहां पर 3 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 आदमी थे और एक उसकी उम्र की लड़की खड़ी थी। अंधेरा होने के कारण त्रिशा को उन लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था। वही उस लड़की ने अपने पास खड़े लड़के को कुछ इशारा किया। वह लड़की का इशारा पाकर वह लड़का त्रिशा के पास जाने लगा। वही त्रिशा उसे अपने पास आते देख बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह उठ सके। वह लड़का उसके पास आकर अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर त्रिशा को लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही त्रिशा की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। बस उसकी सांसें चल रही थी और वह हिल भी नहीं पा रही थी। वही उसके बाद वह लड़का उस रूम का लाइट चालू कर देता है। रूम का लाइट चालू होते ही लाइट की रोशनी त्रिशा की आंखों में चली जाती है, जिसके कारण त्रिशा अपनी आंख बंद कर लेती है। वही दरवाजे पर खड़े हुए आदमी और वह लड़की त्रिशा के पास आने लगते हैं और त्रिशा के बेड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब ट्रिश अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने खड़े उस आदमी और लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। आखिर ट्रिशा किसको देखकर हैरान हो गई और वह लड़की कौन थी, जिसका इशारा पाकर वह लड़का त्रिशा को इंजेक्शन लगाया। चैप्टर 2 सच का खुलासा और दर्दनाक मौत। ही गाइस, स्टोरी पसंद आए टू लाइक एंड कमेंट, ओपन माउथ स्माइल प्लीज। चमकता दिल 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 चमकता दिल। जब त्रिशा अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने खड़े उस आदमी और लड़की को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा शर्मा थी और उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी उसके पापा के बिजनेस पार्टनर जय भाटिया थे। वही मीरा त्रिशा को इस तरह हैरान देख अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ त्रिशा, तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? मीरा अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूं, तुम तो अभी बोल नहीं सकती। चलो मैं तुम्हारी इस हैरानी को दूर करती हूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें गुड न्यूज सुनाओ या बैड न्यूज? मीरा सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ तुम्हें ना बैड न्यूज पहले सुनती हूँ, क्योंकि तुम ही तो पहले बोलती थी पहले बैड न्यूज सुनने से दुख होता है तो गुड न्यूज सुनने के बाद वह दुख कम हो जाता है। मीरा एकदम मासूम सा फेस बनाकर बोली, लेकिन आज मैं तुम्हें बैड न्यूज सुनाऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। वही साइड में खड़े लड़के को देखती है। मीरा के देखने से वह लड़का सब समझ जाता है और वही रूम के बीच में लगा टीवी को ऑन कर देता है। वही त्रिशा अपनी नजरें मीरा से हटाकर टीवी की तरफ कर लेती है। टीवी में न्यूज चल रहा था कि मल्होत्रा परिवार की छोटी बेटी का अचानक से 2 साल बाद मृत शरीर मिलने से मिस्टर आशीष मल्होत्रा इस बात को सहन नहीं कर पाए और उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और बाकी के बच्चे मल्होत्रा परिवार ने अपने आप को आग में जलाकर सुसाइड कर लिया। टीवी में चल रहे न्यूज को सुनकर त्रिशा के आंखों के किनारों से आंसू बहने लगते हैं। वही बगल में खड़ा जय भाटिया कहता है, अरे बेटा रो मत, ये पूरा सच नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हें पूरा सच। फिर मक्कारी भरी स्माइल करते हुए कहने लगा, तुम्हारे परिवार वालों ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि मेरे आदमियों को बोलकर मैंने ही उन लोगों को मरवाया है और साथ में ही उन लोगों की बॉडी को आग में जलवाकर उनका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। वही भाटिया अपनी ललचाई नजरों से त्रिशा को देखते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे काम को तो हमने इतना आसान कर दिया, वैसे भी तुम यहां से तो जा नहीं सकती थी और तुम्हारे बिना ही हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और तुम्हारे पापा का तो वह इतना ही बोले थे कि पीछे से एक आदमी का आवाज आया। क्या मिस्टर भाटिया, ये सब आपने अकेले नहीं किया, इसमें मैं भी शामिल था। वही त्रिशा को यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। मिस्टर भाटिया अपने पीछे खड़े आदमी को देखते हुए कहा, तुमको कैसे भूल सकता हूं मैं, तुम तो मेरे जिगरी यार हो और इन सब का सारा श्रेय तो तुमको ही जाता है। वह आदमी आगे आते हुए कहा, तुमने तो बिल्कुल सही बोला। जय भाटिया तिरछी स्माइल करते हुए बोला और वह आदमी शैतानी मुस्कुराहट लिए त्रिशा को देखने लगा। वही त्रिशा उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके डैड के असिस्टेंट माधव राय था। वही माधव राय त्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, कैसी हो त्रिशा बेटा, 2 साल हो गए, तुम यहाँ बढ़िया से हो ना? वही उसकी बात पर मीरा अजीब तरह से हंसते हुए कहा, क्या अंकल आप भी ऐसे बोल रहे हैं?
जैसे सच में 2 साल बाद देख रहे हो, परसों ही तो आप इसके साथ रंगलिया मना कर तो गए थे। ये बोलकर वह तृषा को नफरत भरी आंखों से देखने लगी। ये सुनकर तो तृषा की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे, क्योंकि तृषा उसे अपने डैड के समान मानती थी और जब उसे पता चला उन्होंने ही उसकी इज्जत किसी हैवन की तरह लूट लिया, तो तृषा को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिन लोगों पर वह खुद से ज्यादा भरोसा करती थी, उन्हीं लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। तभी तृषा को माधव राय की आवाज आती है, जो उसे बोल रहा था, तुम्हें पता है तृषा, तुम्हारे डैड को कैसे हार्ट अटैक आए? अरे कैसे पता होगा, तुम तो यहाँ थी, चलो मैं बताता हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे डैड हार्ट पेशेंट है। बस इसी का फायदा उठाकर मैंने उनकी दवाइयों को चेंज कर दिया और वहां ऐसी दवाई रख दिया जिससे उन्हें जल्दी हार्ट अटैक आ जाए। इसलिए उन्हें हार्ट अटैक आया, फिर राक्षसों के जैसे हंसने लगा। तभी मिस्टर भाटिया ने कहा, तुम दोनों का बहुत हुआ, अब मैं तुम लोगों की बातों से बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। चलो जाओ रूम से बाहर, मुझे अब थोड़ा मजा लेना है। ये बोलते हुए वह तृषा को हवस भरी नजरों से देखने लगा। मीरा ने झूठी मूठी नाराजगी भरे लहजे में कहा, नो अंकल, मैं नहीं जाऊंगी। वही मिस्टर भाटिया अपनी एक आईब्रो उठाकर मीरा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों? मीरा खुश होते हुए बोली, क्योंकि मैंने इससे गुड न्यूज अभी तक नहीं बताया है। वही मिस्टर भाटिया बोला, अरे बेटा, मुझे थोड़ा मजा लेने दो, उसके बाद बता देना। मीरा सोचने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है अंकल, आपको सब्र नहीं हो रहा है तो मैं इसे बाद में बता दूंगी। फिर वही माधव राय और मीरा शैतानों की तरह हंसते हुए रूम से चले गए। तृषा मीरा को जाते हुए देख मन में कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतना नफरत करती थी कि तुम इस हद तक भी गिर गई? तुमने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी, लेकिन मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। ये सब मन में बोलते हुए उसके आंखों के किनारों से आंसुओं का कतरा बहने लगा। वही मिस्टर भाटिया अपने कोट को निकालकर सोफे में रखकर तृषा के पास आने लगा। तृषा उसे अपने पास आते देख बहुत ज्यादा घबरा गई। तृषा अपनी हालातों पर इतनी बेबस थी कि वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। वह बस भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि उसकी मौत जल्दी हो जाए। मिस्टर भाटिया तृषा के पास आकर खड़े हो गए और अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। फिर थोड़ा सा झुककर सिगरेट के धुएं को तृषा के चेहरे में छोड़ते हुए बोला, ज्यादा याद तो नहीं आ रही थी मेरी, एंड डोंट वरी, आज तुम्हें खुश करके मैं बाकी दिन की कमी पूरी कर दूंगा। मिस्टर भाटिया अपने एक हाथ से तृषा के फटे हुए कपड़े को उसके शरीर से अलग कर देता है। तृषा मिस्टर भाटिया को ऐसे करते देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगर उसकी बॉडी पैरालाइज नहीं होती तो वह अभी मिस्टर भाटिया को जान से मार देती। मिस्टर भाटिया तृषा को अजीब तरह से देखते हुए अपने एक हाथ में जलती हुई सिगरेट को पके तृषा के सीने के पर रखकर बोला, यू नो तृषा, मुझे वाइल्ड होना बहुत पसंद है। मिस्टर भाटिया अपने कपड़े को निकालकर तृषा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तृषा अपने मन में प्रे करते हुए बोली, प्लीज भगवान आज मेरी हेल्प कर दो। शायद भगवान ने तृषा की प्रे सुन ली थी, या यूं कहें 2 साल तक उस इंजेक्शन की दवाई को लगाने की वजह से इस बार उसका असर कम समय के लिए था। तभी तृषा को लगा कि उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। फिर वह जल्दी से अपनी पैरों का इस्तेमाल करके मिस्टर भाटिया के पैरों के बीच में मार देती है, जो तृषा के इस एक्शन से अनजान था। वही मिस्टर भाटिया बेड से नीचे जाकर गिरा और उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह दर्द भरी आवाज में बोला, यू बीच, आज मैं तुझे तो जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। वही तृषा अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बेड से उठते हुए बोली, तू क्या मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा? आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर जल्दी से वही मिस्टर भाटिया के पड़े शर्ट को पहन लेती है और मिस्टर भाटिया के पास जाकर उसे बुरी तरह से अपने पैरों से मारने लगती है। तृषा के इस तरह करने से मिस्टर भाटिया बुरी तरह से घायल हो गए। उसके होठों के किनारों से खून निकल रहा था। तृषा फिर उसे जान से मारने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र सोफे के पास रखे चाकू पर जाती है। वही मिस्टर भाटिया का तो डर से बुरा हाल हो रहा था। तृषा उस चाकू को जल्दी से लेकर मिस्टर भाटिया को मारने के लिए बढ़ती है। तृषा को ऐसा करते देख मिस्टर भाटिया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे वह मारने के लिए बढ़ती उससे पहले ही उसके सीने में कहीं से गोली आकर लगती है और वह वहीं पर गिर जाती है। तृषा को अपने सीने के पास बहुत दर्द हो रहा था, उसके सीने से लगातार खून बह रहे थे। जब वह पीछे पलट के देखती है तो मीरा अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी। फिर अजीब से स्माइल करते हुए बोली, तृषा, तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं जीना था क्या? तभी तो इस तरह की हरकत कर रही हो। वही मिस्टर भाटिया मीरा की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल देता है और वो देखता है कि तृषा वही खून से लटक जमीन पर गिरी हुई है। ये देखकर मिस्टर भाटिया हंसते हुए बोले, बड़ी आई थी मुझे मारने, अब तुम्हें बताता हूँ जय भाटिया कौन है। फिर वह खड़े होकर सोफे पे रखे कोट के पास जाता है और पॉकेट में से एक छोटा सा कांच का बोतल निकलता है और उसे लेकर तृषा के पास आकर बोला,
पहले बहुत घमंड था ना तुझे अपने इस चेहरे पर, अब तुझे बताता हूँ। वही त्रिशा उसे अपनी लाल आंखों से गुस्से से देख रही थी। मिस्टर भाटिया अपने हाथ में पकड़े उस कांच के बोतल के ढक्कन को खोलकर त्रिशा के चेहरे पर उस लिक्विड को डाल देता है। उसके डालते ही त्रिशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका चेहरा जल रहा था। ये देखकर मीरा बोली, क्या अंकल आप भी ना इतने छोटे से बोतल में एसिड लाए थे? मजा नहीं आया? फिर अपने बगल में खड़े लड़के को बोलकर एक बड़ा सा एसिड से भरा डब्बे को मंगवाया और उसे त्रिशा के ऊपर डालने बोली। लेकिन ऐसा करते वक्त उस लड़का का हाथ कांप रहा था। वही मीरा उसे इस तरह कांपते देखा गुस्से से बोली, तुम मेरे आदमी होकर इस तरह डर रहे हो? और उसके हाथों से वह एसिड का डिब्बा छीनकर त्रिशा के ऊपर नफरत भरी आंखों से देखते हुए डालने लगी। त्रिशा पहले से ही दर्द में तड़प रही थी। मीरा के ऐसे करते ही उसका पूरा शरीर जलने लगा और साथ में गल भी रहा था। उस रूम में सिर्फ त्रिशा की दर्द भरी आवाजें गूंज रही थी। अगर इस तरह त्रिशा को कोई देख लेता तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। वही साइड में खड़ी मीरा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। साइड में खड़ा मिस्टर भाटिया बोला, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। टेडी स्माइल करते हुए बोला। वही मीरा त्रिशा को तड़पते देखकर बोली, हाँ वह तो मैं हूं क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूं। मीरा डेविल स्माइल करते हुए त्रिशा से बोली, त्रिशा मेरी और आयुष की 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है, वह भी तुम्हारी वजह से, तो तुम ऊपर जाकर हमें आशीर्वाद दे देना। ओके। फिर राक्षसों की जैसे हंसने लगी। वही त्रिशा को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह दर्द में तड़पते हुए बोली, मैं तुम लोगों से मेरे साथ किए गए हर एक जुल्म का बदला लेने आऊंगी। वही वह लोग उसके बात को सुनकर बोले, ठीक है आ जाना। हंसते हुए उस रूम से चले गए। लेकिन उस रूम से त्रिशा के दर्द से चीखने की आवाजें आ रही थी। कुछ टाइम बाद वह आवाज ही आना बंद हो गई थी। शायद त्रिशा इस दुनिया से अब चली गई थी। चैप्टर 3 रीबॉर्न। कुछ टाइम बाद उस रूम से आवाज ही आना बंद हो गया था। शायद त्रिशा इस दुनिया से अब चली गई थी। दूसरी तरफ मुंबई शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल स्काई हॉस्पिटल अस्पताल, जो देश के नंबर 1 हॉस्पिटल में गिना जाता है, वही उस हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में एक लड़की जोर से चीखते हुए उठी और वह अभी सिर नीचे किए जोर जोर से हाफ रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वही उसके बगल में बैठी औरत, जिसकी उम्र 39 की लग रही थी। दिखने में वह बहुत सुंदर थी और उसके पहनावे से वह किसी सभ्य खानदान की बहू लग रही थी। वही वह औरत उसे इस तरह चीखते देख उसके पास जाकर चिंता भरी आवाज में बोली, त्रिशु बेटा यू ओकना। वही त्रिशा, जो अभी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसे जानी पहचानी आवाज आए। जब वह अपना सर उठाकर देखी तो वहां अपनी मम्मी मिसेस पायल मल्होत्रा को अपने पास देखकर हैरान थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस ये सब किसी सपने के जैसे लग रहा था। वह एकटक अपनी मम्मा को देख रही थी। वही मिसेस पायल त्रिशा को कुछ ना बोलता देख परेशान होते हुए उसके चेहरे को अपनी हाथों में लेकर बड़े प्यार से पूछने लगी, त्रिशा बेटा अगर सिर में दर्द हो रहा है तो अपनी मम्मा को बताओ। वही त्रिशा को तो ये सपना ही लग रहा था। वह बिना पलके झपकाए एकटक पायल को ही देख रही थी। उसे लग रहा था अगर वह एक बार भी पलके झपकाएगी तो ये खूबसूरत सपना टूट जाएगा। इसी डर से त्रिशा अपनी पलके झपकाना ही भूल गई थी। उसे इस तरह देख मिसेस पायल फिर बोली, बेबी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी मम्मा को बताओ। वही त्रिशा को मिसेस पायल की फिर आवाज आए। ये सुनकर त्रिशा जल्दी से पायल के गले लग गई और किसी 5 साल की बच्चों की तरह रोते हुए बोली, मम्मा आप सच में हो ना? या फिर मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या आप मुझे छोड़कर फिर चली जाओगी? वही मिसेस पायल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन ये सब बातों को इग्नोर करके उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोली, चुप हो जाओ बेबी, मम्मा सच में है। फिर उसके फेस को अपने सामने करती हुए बोली, देखो मम्मा आपके सामने है और आप कोई सपना नहीं देख रहे हो बच्चा। वही त्रिशा मिसेस पायल को एक बार देखी फिर उसे कसकर गले लगाकर रोते हुए बोली, मम्मा मैं अब कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपकी, डेड की, दादू की और दादी की सभी की बातों को मानूंगी और कभी भी आप लोगों से झगड़ा नहीं करूंगी। ये बोलकर त्रिशा फिर जोर जोर से रोने लगी। वही मिसेस पायल उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन त्रिशा शांत ही नहीं हो रही थी। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला। वही दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर पायल उस तरफ देखती है तो वहां पर नर्स और डॉक्टर गोयल आ रहे थे। उन्हें आते देखकर मिसेस पायल घबराते हुए बोली, डॉक्टर गोयल देखिए ना, जब से त्रिशा को होश आया है वह लगातार रो रही है, प्लीज जल्दी से चेक करके बताएं इसे क्या हुआ है। डॉक्टर गोयल बोले, रिलैक्स मिसेज मल्होत्रा, में चेक करके बताता हूं। वही डॉक्टर गोयल त्रिशा से बोले, त्रिशा बेटा मेरी तरफ देखो, तुम्हारे डॉक्टर अंकल आए हैं।
वही त्रिशा तो अपनी मम्मा को वैसी कसकर गले लगाकर रो रही थी। डॉक्टर गोयल देखते हैं कि त्रिशा अभी भी अपनी मम्मी से अलग नहीं हो रही है। तो उसने नर्स को कुछ इशारा किया। नर्स जल्दी से डॉक्टर गोयल का इशारा समझकर डॉक्टर गोयल को जल्दी से नींद का इंजेक्शन दे देती है। वही डॉक्टर गोयल जल्दी से नर्स के हाथों से नींद की इंजेक्शन को लेकर त्रिशा को लगा देते हैं। कुछ टाइम बाद त्रिशा जो रो रही थी, उसे अपनी आंखें भारी लगने लगती है और वह ऐसे ही अपनी मम्मा को गले लगाए सो जाती है। वही मिसेज पायल जल्दी से त्रिशा को अच्छे से बेड में लेटाकर डॉक्टर गोयल की तरफ देखते हुए पूछती है, डॉक्टर गोयल मेरी बच्ची ठीक तो है ना? डॉक्टर गोयल चेक करते हुए बोले, हाँ वह ठीक है, शायद दवाई के असर के कारण कोई बुरा सपना देखी होगी इसलिए रो रही थी। फिर वह त्रिशा को चेक करके चले जाते हैं। वहीं उनकी बात सुनकर मिसेस पायल गहरी सांस लेकर त्रिशा को देखने लगती है और वही उसके बेड के बगल में बैठ जाती हैं। आधे घंटे बाद त्रिशा को जब होश आता है तो वो उठकर अपने आसपास देखती है कि वो अभी कहाँ, तभी उसकी नज़र अपने मम्मा पे जाती है, जो उसके बेड के पास वाले सोफे में बैठकर सो रही थी। उन्हें देखने के बाद त्रिशा को कुछ टाइम पहले हुई सारी घटना याद आ जाती है। त्रिशा अपने मन में, ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे, और मेरी मम्मा की तो डेथ, फिर वो यहाँ कैसे? त्रिशा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसे ख्याल आया, कहीं मेरा रिबॉन, ये सोचते ही त्रिशा खुशी के मारे वही बेड में उछलने लगी। तभी अचानक उसके लेफ्ट पैर में दर्द हुआ। दर्द के कारण उसके मुंह से चीख निकल गई। वही चीख सुनकर मिसेस पायल नींद से जाग गई और त्रिशा के पास जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ त्रिशु, तुम चीखी क्यों, किसी जगह पर दर्द हो रहा है क्या बेबी? वही मिसेस पायल की बात सुनकर त्रिशा बोली, मम्मा मैं जब उठ रही थी तो मेरे लेफ्ट पैर में दर्द हुआ। अब आगे क्या होगा, आगे की स्टोरी को जानने को लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 4 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। मिसेज पायल की बात सुनकर त्रिशा बोली, मम्मा मैं जब उठ रही थी तो मेरे लेफ्ट पैर में दर्द हुआ। उसकी बात सुनकर मिसेस पायल परेशान होते हुए बोली, बेटा अगर तुमको कुछ चाहिए था तो मुझे उठा देती, तुमको क्या जरूरत थी उठने की, तुम्हें तो पता है ना, तुम जब सीढ़ियों से गिरी थी तो तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी और तुम बेहोश हो गई थी। मिसेज पायल की बात सुनकर त्रिशा मन में, इसका मतलब मेरा रिबॉर्न उस टाइम हुआ है जब मैं 15 साल की थी, तब मुझे सीढ़ियों से किसी ने पीछे से धक्का मारा था। और तभी त्रिशा को याद आया कि उसको और किसी ने नहीं बल्कि मीरा ने धक्का दिया था। जब ये बात सबको पता चला तो मीरा ने सारा इल्जाम दूसरे के ऊपर डाल दी थी। त्रिशा को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उस टाइम उसके बातों पर भरोसा कर लिया था। त्रिशा के अंदर अब मीरा के लिए बहुत नफरत पैदा हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो उन लोगों से उसके ऊपर किए हर जुल्म का बदला लेकर के रहेगी। इस समय त्रिशा की आंखें हल्की लाल हो गई थी, उसके अंदर अभी बदले की आग जल रही थी। वही मिसेस पायल बोली, त्रिशु अभी भी दर्द हो रहा है तो बता दो, मैं तुम्हारे डॉक्टर अंकल को अभी बुला कर आती हूँ। वही त्रिशा मिसेस पायल की बात सुनकर अपने सोच से बाहर आए और उनसे बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मा, मैं अभी ठीक हूँ, वो हल्का सा दर्द हुआ था। मिसेज पायल बोली, नहीं बेटा तुम एक बार अपना लेफ्ट पैर चेक करा लो, वैसे भी उस पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तुम एक बार चेक करा लो, क्या पता बाद में वो और बढ़ जाए। ये बोलकर मिसेस पायल डॉक्टर को बुलाने के लिए त्रिशा के वार्ड से चली गई। त्रिशा अपनी मम्मा को अपने लिए इतना परेशान देख उसे खुशी और सुकून महसूस हो रही थी। इस वक्त त्रिशा की आंखें हल्की नम हो गई थी। त्रिशा उन 2 सालों में अपनी मम्मा और अपनी फैमिली को बहुत मिस की थी। उसने सोच लिया था इस बार वो किसी अपने को नहीं खोएगी और इस बार वो किसी के बातों में भी नहीं आएगी। वही त्रिशा अपने मन में सोचते हुए अपनी आंख बंद कर देती है और उसके सामने 2 साल तक उसके साथ किए हर वो चीज किसी मूवी की तरह चल रहा था। तभी त्रिशा के बंद हुई आंखों के किनारे से एक आंसू का कतरा लुढ़क जाता है। ऐसा होते ही त्रिशा अपनी हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वही त्रिशा मन में, नहीं त्रिशा तू इतनी कमजोर नहीं है, तेरे साथ किए हर जुल्म का बदला तुझे उन लोगों से लेनी है। उन लोगों से बदला लेने के लिए तुझे खुद को स्ट्रांग और पावरफुल बनाना होगा, उससे पहले तुझे जल्दी से ठीक होना होगा। त्रिशा ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुलता है। दरवाजे की आवाज सुनकर त्रिशा अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां मिसेज पायल और डॉक्टर गोयल कुछ बात करते हुए उसके पास आ रहे थे। वही डॉक्टर गोयल त्रिशा को देखकर स्माइल करते हुए बोले, अब कैसी हो त्रिशु बेटा, कहीं पर दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ। वही डॉक्टर गोयल की बात सुनकर त्रिशा स्माइल करते हुए बोली, आई एम ओके अंकल, मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे लेफ्ट पैर में थोड़ा सा दर्द होता है। डॉक्टर गोयल त्रिशा की बात को सुनकर उसके लेफ्ट पैर को चेक करने लगा।
वही डॉक्टर गोयल त्रिशा के पैर को चेक करने के बाद एकदम सीरियस फेस बनाकर एक बार त्रिशा को और मिसेज पायल को देखते हैं। मिसेस पायल डॉक्टर गोयल को कुछ ना बोलता देख मिसेज पायल परेशान होते हुए बोली, कोई सीरियस बात तो नहीं है डॉक्टर गोयल। वहीं त्रिशा भी डॉक्टर गोयल को देख रही थी। मिसेज पायल की बात को सुनकर डॉक्टर गोयल हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, आप परेशान मत होइए मिसेज मल्होत्रा, त्रिशा अभी ठीक है, बस छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर गोयल की बात को सुनकर मिसेज पायल बोली, लेकिन आप इतना सीरियस फेस क्यों बनाए थे? मिसेज पायल की बात सुनकर डॉक्टर गोयल हंसते हुए बोले, मैं तो बस आप लोगों का रिएक्शन देखना चाहता था। वहीं उनकी बात सुनकर मिसेज पायल घुरते हुए बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते राज गोयल, रुको मैं रश्मि को कॉल करके सब बता रही हूँ, फिर तुम्हारी अच्छी खबर लेगी तब मजा आएगा। चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आखिर मिसेज पायल ऐसा क्यों बोल रही थी। डॉक्टर राज गोयल मल्होत्रा फैमिली के पर्सनल डॉक्टर होने के साथ आशीष मल्होत्रा के फ्रेंड्स भी थे। वही राज गोयल की वाइफ रश्मि गोयल और मिसेस पायल दोनों ही बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। वही राज गोयल मिसेज पायल को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं और वो लोग तो कभी कभी कुत्ते बिल्ली की तरह भी लड़ते भी हैं, पर इन दोनों में प्यार सगे भाई बहन से भी बढ़कर है। जैसे ही डॉक्टर गोयल मिसेज पायल की बात सुनी तो डर के मारे उसके पैर को पकड़कर बोले, ओ मेरी प्यारी बहन, अपने प्यारे भाई पर इतना जुल्म मत करो प्लीज। डॉक्टर गोयल अपनी घड़ियाली आंसू निकालते हुए कहा। वही त्रिशा ये नज़ारा देखकर उसकी हंसी निकल गई। उसकी हंसी की आवाज पूरे वार्ड में गूंज गई। वही मिसेज पायल और डॉक्टर गोयल त्रिशा को हंसते देख उन दोनों के होठों में भी हल्की स्माइल आ गई। त्रिशा उन दोनों को अपने आप को देखते पाकर चुप हो गई। डॉक्टर गोयल बोले, देख रही हो बहन, मेरे कारण हमारी त्रिशु बेटा के चेहरे में स्माइल आ गई। बड़े ही प्राउडफुली कॉलर सीधे करते हुए डॉक्टर राज गोयल ने के। मिसेज पायल उसकी बात सुनकर टोंट मारते हुए बोली, हाँ वो तो है, कुछ तो काम तुमने अच्छा किया, वरना तुम गलती करना कभी नहीं छोड़ते। उसकी बात सुनकर राज गोयल का मुंह बन गया और वो कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन उसके बोलने से पहले त्रिशा बोल पड़ी, अंकल मेरा पैर कब तक ठीक हो जाएगा और मुझे डिस्चार्ज के भी तक मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ घुटन सी फील हो रही है। वही राज गोयल उसकी बात सुनकर बोले, त्रिशा बेटा तुम्हारा पैर एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा और तुम्हारा डिस्चार्ज अभी हो जाएगा, क्योंकि तुम घर पे रहकर रेस्ट करोगी तो तुम्हें बेटर फील होगा। फिर डॉक्टर गोयल मिसेज पायल की तरफ देखते हुए बोले, डिस्चार्ज पेपर का काम मैंने कर दिया है, तुम त्रिशा को ले जा सकती हो और मैंने आशीष से बात की है, वो शाम तक आ जाएगा। वही मिसेज पायल हाँ में सिर हिला देती हैं और हॉस्पिटल से जाने की तैयारी करने लगती हैं। वही कुछ टाइम बाद त्रिशा अपनी मोम और नर्स की हेल्प से कार में बैठ जाती हैं और उसके बगल में मिसेज पायल भी आकर बैठ जाती हैं और उनकी कार हॉस्पिटल से निकल जाती है। चैप्टर 5 त्रिशा मीट्स हर डैड। वही कुछ टाइम बाद त्रिशा अपनी मोम और नर्स की हेल्प से कार में बैठ जाती हैं और उसके बगल में मिसेज पायल भी आकर बैठ जाती हैं और उनकी कार हॉस्पिटल से निकल जाती है। वही कार में त्रिशा अपना सिर मिसेज पायल के गोद में रख लेती है। त्रिशा के ऐसा करने से मिसेज पायल के चेहरे में स्माइल आ जाती है और अपने एक हाथ से त्रिशा के बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को प्यार से देख रही थी, जो आंख बंद करके सुकून की नींद सो रही थी। कुछ टाइम बाद उनकी कार एक बड़े से विला के गेट के सामने आकर रुकती है। उस गेट के राइट साइड में गोल्डन प्लेट में मल्होत्रा विला लिखा हुआ था। उस गोल्डन प्लेट के किनारों में छोटे छोटे डायमंड जड़े हुए थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वही कार के रुकने से त्रिशा उठ जाती है और आसपास देखने लगती है। त्रिशा जानी पहचानी जगह को देखकर उसके होठों में स्माइल आ जाती है। वही त्रिशा को इस तरह स्माइल करता देख मिसेज पायल उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, त्रिशु अगर तुम्हें और सोना है तो मम्मा की गोद में सो सकती हो बेबी। त्रिशा उनकी तरफ देखते हुए बोली, नो मम, मुझे और नहीं सोना है। वैसे दादू और दादी आ गए क्या दिल्ली से, और डेट कब तक आ जाएंगे यूएस से? उसकी बात सुनकर मिसेस पायल बोली, तुम्हें कैसे पता त्रिशु कि तुम्हारे डैड यूएस गए हैं, तुम तो हॉस्पिटल में बेहोश थी। अपनी मॉम की बात सुनकर त्रिशा मन में, ओ गॉड, मैं भी ना कैसे भूल सकती हूँ, मेरा रीबॉर्न हुआ है और मैं जब 15 साल की थी तो मुझे पता ही नहीं था कि डैड यूएस बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। डैड ने तो ये सब मुझे आकर बताए थे, मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ। ओ गॉड, सोच त्रिशा सोच क्या बोलेगी अब अपनी मम्मा को। वही मिसेज पायल बोली, क्या हुआ त्रिशु बेटा, बोलो भी, तुम्हें कैसे पता चला? उनकी बात सुनकर त्रिशा कुछ बोलने के लिए मुंह खोली ही थी कि तभी उनकी कार विला के सामने आकर रुकी और ड्राइवर बोला, मैम हम लोग पहुंच गए। उसकी बात सुनकर मिसेज पायल बोली, चलो त्रिशु छोड़ो इन सब बातों को, फिर
वही मिसेज पायल कुछ मेड को बुलाती है और उनकी हेल्प से त्रिशा को विला के अंदर ले जाती है। वही त्रिशा मन में थैंक गॉड आज तो आपने बचा लिया, अब से ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना इसके चलते मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। वही मिसेज पायल त्रिशा को गेस्ट रूम में ले जाते हुए कहा, त्रिशु अभी तुम ज्यादा सीढ़ियां चढ़ नहीं पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नीचे के गेस्ट रूम को रेडी करवाया है। अगर तुमको रूम पसंद नहीं आया तो बाद में उस रूम को चेंज भी करा सकती हो। उनकी बात सुनकर त्रिशा हाँ में अपना सर हिला देती है। वही रूम में पहुंचने पर मिसेज पायल त्रिशा को मेड की हेल्प से बेड में बैठाते हुए बोली, बेबी तुम्हें रूम पसंद आया? त्रिशा रूम को देखते हुए बोली, मम्मा बहुत ही अच्छा है एंड आपने रेडी करवाया इसलिए ये और भी सुंदर लग रहा है। त्रिशा की बात सुनकर मिसेज पायल मुस्कुराने लगी और प्यार से उसके माथे को किस करके कहा, ठीक है त्रिशु अब तुम आराम करो, कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। उनकी बात सुनकर त्रिशा बोली, ठीक है मम्मा। उसके बाद मिसेज पायल और मेड उसके रूम से चले जाते हैं। वही उनके जाते ही त्रिशा भी बेड पर लेट जाती है और एक टक सीलिंग को देखते हुए बोली, थैंक यू गॉड मुझे न्यू लाइफ देने के लिए, और इस बार मैं इस लाइफ को वेस्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और उन सभी को उनके गुनाहों की सजा भी दूंगी, ये बोलते हुए आंख बंद कर देती है। कुछ टाइम बाद थकान के कारण उसकी जल्दी ही आंख लग जाती है। शाम के 7 बजे दरवाजा खुलने की आवाज से त्रिशा की आंख खुल जाती है और उठकर नींद में ही अपनी आंख को मलते हुए सामने देख रही होती है। इस समय त्रिशा क्यूट और फनी दोनों लग रही थी। वही सामने खड़ा इंसान त्रिशा को इस तरह देखकर मुस्कुरा देता है। त्रिशा जो अपने आंख को मलते हुए सामने खड़े इंसान को देखकर खुश होते हुए डैड आप और कब आया आप? ये और कोई नहीं त्रिशा के डैड मिस्टर आशीष मल्होत्रा थे, जो दिखने में किसी बॉलीवुड हीरो के जैसे दिखते थे और इनकी एज 40 है। वही आशीष मल्होत्रा त्रिशा के पास आकर उसके बगल में बैठते हुए प्यार से बोले, कैसी हो प्रिंसेस? त्रिशा उनकी बात सुनकर दूसरी तरफ देखने लगती है और उन्हें कोई जवाब नहीं देती। वही आशीष मल्होत्रा को पता था कि उनकी प्रिंसेस उससे नाराज है। फिर वो अपने कान को पकड़कर त्रिशा से कहा, सॉरी प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें तो पता है ना कभी कभी मुझे बिजनेस मीटिंग के चलते आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है और मुझे तो पता भी नहीं था प्रिंसेस तुम्हारे कंडीशन के बेअमी, वरना मैं यहाँ और जल्दी आने की कोशिश करता, प्लीज माफ कर दो। वही त्रिशा को पता था कि उसके डैड सही बोल रहे हैं, वो तो उनसे नाराज भी नहीं थी, वो तो बस अपने आंखों आए आंसू को कंट्रोल करने के लिए दूसरी साइड देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके ऐसे करने से उसके डैड गलत समझ जाएंगे। त्रिशा अब अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सकी तो अपने डैड को गले लगाकर रोने लगी। वही उसे इस तरह रोता देख उन्हें लगा कि त्रिशा उनकी वजह से रो रही है। ये देखकर मिस्टर आशीष बोले, आई एम सॉरी प्रिंसेस, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। उनकी बात सुनकर त्रिशा रोते हुए बोली, डैड मैं आपसे नाराज नहीं हूं, तो प्रिंसेस तुम रो क्यों रही हो? मिस्टर आशीष उसके आंसू को पोंछते हुए बोले। त्रिशा उनसे अलग होकर मुंह फुलाकर बोली, क्योंकि मैंने आपको बहुत मिस किया है डैड। उसकी बात सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए, क्या तुमने मुझे सच में बहुत मिस किया प्रिंसेस? उनकी बात सुनकर त्रिशा हाँ में जवाब दी। त्रिशा का जवाब सुनकर मिस्टर आशीष उसे गले लगाते हुए, ठीक है तो अब से मैं तुम्हें बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा। सच में? त्रिशा ने कहा तो आशीष ने हाँ में जवाब देते हुए उसके बालों मेपल का पत्ता को सहलाने लग। चैप्टर 6 फैमिली डिनर। अब तक उसकी बात सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए, क्या तुमने मुझे सच में बहुत मिस किया प्रिंसेस? उनकी बात सुनकर त्रिशा हाँ में जवाब दी। त्रिशा का जवाब सुनकर मिस्टर आशीष उसे गले लगाते हुए, ठीक है तो अब से मैं तुम्हें बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा। सच में? त्रिशा ने कहा तो आशीष ने हाँ में जवाब देते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। अब आगे और उससे बोला, अब रोना मत वरना मैं भी रोने लगूंगा। त्रिशा उनकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, डैड देखो अब मैं रो भी नहीं रही हूँ और आपको तो पता है ना आपकी प्रिंसेस रोतलू नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है कि मेरी प्रिंसेस रोतलू नहीं है। मिस्टर आशीष ने त्रिशा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा और उसके सिर देखते हुए बोले, प्रिंसेस यहाँ पर ज्यादा दर्द तो नहीं होता ना? त्रिशा अपने सिर को नमे हिलाते बोली, नहीं होती डैड, क्योंकि मैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हूं ना। उसकी बात सुनकर मिस्टर आशीष मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसको गले लगा लिए। वही मिसेज पायल, अगर आप दोनों बाप बेटी का भरत मिलाप हो गया है तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? मिसेस पायल त्रिशा के रूम में आते हुए कहा।
वही त्रिशा और मिस्टर आशीष उनकी बात सुनकर पहले तो एक दूसरे के चेहरे को देखे, फिर अचानक से हंसने लगे क्योंकि उन लोगों को पता था कि मिसेज पायल उन लोगों को देखकर जेलास हो रही थी। वही मिसेज पायल अपने हाथ में पकड़े खाने के प्लेट को टेबल में रख त्रिशा के बगल में बैठ जाती हैं और उसके एक हाथ में लेते हुए बोली, त्रिशु तुम अपने डैड से ज्यादा प्यार करती हो या मुझसे? तभी मिस्टर आशीष बोले, ऑफ कोर्स पायल, त्रिशा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। क्यों प्रिंसेस, मैं सही बोला ना? वही त्रिशा को पता था कि उसके डैड उसके मोम को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मिसेज पायल बोली, त्रिशु बताओ ना किससे ज्यादा प्यार करती हो? त्रिशा बोली, मम्मा जितना मैं डैड से प्यार करती हूँ उतना ही आपसे करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर आशीष और मिसेज पायल एक दूसरे को देख हल्का मुस्कुरा दिए। वही मिस्टर आशीष अपने हाथ में पहने घड़ी में टाइम देखते हुए बोले, पायल तुम जल्दी से त्रिशा को फ्रेश कराकर खाना खिला दो, उसके मेडिसिन का टाइम हो गया है। उनकी बात सुनकर मिसेस पायल हाँ में अपना सिर हिलाती है और त्रिशा को फ्रेश कराने के लिए ले जाती है। वहीं कुछ टाइम बाद त्रिशा अपनी मम्मी की हेल्प से वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसके डैड अभी तक नहीं गए हैं। वही त्रिशा अपनी मम्मी की हेल्प से बेड में बैठ जाती है और अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, डैड आप अभी तक नहीं गए? उसकी बात सुनकर मिस्टर आशीष बोले, प्रिंसेस मेरा मन किया तुम्हें खाना खाते देखने का, इसलिए मैं अभी तक नहीं गया हूँ। त्रिशा चिंता भरी आवाज में बोली, पर डैड आप इतने दूर से आए हो, थक गए होंगे, आपको रेस्ट करना चाहिए। और आपने खाना खाया? त्रिशा को अपनी इतनी फिक्र करते देखा मिस्टर आशीष का दिल पिघल गया और बड़े प्यार से बोले, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। उनकी बात सुनकर त्रिशा बोली, ठीक है तो हम आज साथ में खाएंगे। वही यह बात सुनकर मिसेज पायल ने मैन से कहकर 3 प्लेट में खाना मंगवा लिया। कुछ टाइम बाद में तीनों के लिए त्रिशा के रूम में ही खाना ले आए। फिर तीनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। वही मिसेज पायल खाना न खाकर खुद त्रिशा को खाना खिला रही थी। त्रिशा भी अपने हाथों से कभी अपने मम्मी को तो कभी अपने डैड को खिलाती तो कभी तीनों एक दूसरे को खिलाते। वही यह सब देखकर त्रिशा की आंखें नम हो गई थी क्योंकि त्रिशा ने इस तरह की फैमिली डिनर को बहुत मिस किया था। उसे याद आया कि वह किस तरह पहले मीरा की बातों में आकर जाने अनजाने में अपने मॉम डैड को कितना हर्ट किया, और कभी कभी तो वो लड़ती भी थी। त्रिशा ने अब ठान लिया था कि वह पहले की तरह बेवकूफियां अब नहीं करेगी। वही खाना खाने के बाद मिसेस पायल ने मेड को बुलाकर प्लेट को किचन में ले जाने बोल दिया और वही ड्रावर से कुछ मेडिसिन और टेबल में रखे ग्लास के पानी को देते हुए बोली, त्रिशु चलो मेडिसिन खा लो। त्रिशा उनके हाथों से मेडिसिन लेकर खा ली और मिस्टर आशीष की तरफ देखते हुए बोली, डैड मैंने अब मेडिसिन खा लिया है, अब आप दोनों जाए रेस्ट कीजिए। त्रिशा की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेस पायल ने गुड नाइट कहा और दोनों उसके रूम से चले गए। उनके जाने के बाद त्रिशा भी बेड पर लेट गई और एक टक सीलिंग को देखते हुए बोली, अब मुझे जल्दी से ही ठीक होना होगा और आगे क्या क्या करना है उसके बारे में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मुझे जहां तक याद है, जब मुझे चोट लगी थी तो उस टाइम मेरे स्कूल में 1 हफ्ते बाद होने वाली कल्चरल फंक्शन की तैयारी हो रही थी। वही मुझे चोट लगने के कारण मैं डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और मेरे बदले वहां मीरा ने किया था आयुष के साथ डांस। एक सेकंड अब आया मुझे समझ में, मैं आयुष के साथ डांस ना कर पाऊं इसलिए तो कहीं मीरा ने मुझे सीढ़ियों से तो नहीं गिराया। ये सोचते ही त्रिशा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन फिर डेविल स्माइल करने लगी जैसे कुछ बड़ा करने का सोच रखा है। कुछ टाइम बाद दवाई के असर के कारण त्रिशा की आंख लग गई, लेकिन इस बात से अनजान त्रिशा की उसकी सीने के पास हल्की रोशनी निकल रही थी जो चमक भी रहा था, जिसके कारण उसका रूम उस रोशनी के उजाले से पूरा चमक रहा था। धीरे धीरे वह रोशनी त्रिशा के पूरे शरीर में समाने लगा जैसे उसका शरीर उस रोशनी को सोख रहा हो, जिससे त्रिशा का शरीर किसी हीरे से भी ज्यादा चमक रहा था। फिर अचानक त्रिशा के सीने से वो रोशनी आना बंद हो गया और रूम पहले जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। चैप्टर 7 वीडियो कॉल तक, जिसके कारण उसका रूम उस रोशनी के उजाले से पूरा चमक रहा था। धीरे धीरे वह रोशनी त्रिशा के पूरे शरीर में समाने लगा, जैसे उसका शरीर रोशनी को सोख रहा हो, जिससे त्रिशा का शरीर किसी हीरे से भी ज्यादा चमक रहा था। फिर अचानक त्रिशा के सीने से वो रोशनी आना बंद हो गया और रूम पहले जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब आगे। अगली सुबह 8:30 बजे त्रिशा अपने रूम में आराम से सोई हुई थी। वही खिड़की से आ रही हल्की हल्की धूप उसके चेहरे में पड़ रहा था, जिससे परेशान होकर त्रिशा अपने बेड के कभी दाएं साइड पलटती तो कभी बाएं साइड। फिर भी धूप उसके चेहरे में पड़ रहा था। तंग आकर त्रिशा उठकर बेड में बैठ जाती है और कहती है, क्या यार ये धूप भी चैन से सोने नहीं देता, और उठकर खिड़की को बंद करने के लिए चली जाती है।
लेकिन जैसे ही त्रिशा खिड़की बंद करने वाली थी, उसकी नज़र गार्डन में चली जाती है जहां का व्यू बहुत ही मनमोहक लग रहा था, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर तितलियां उस फूल पर मंडरा रही थी, जिसे देखकर त्रिशा मुस्कुराने लगी। तभी एक हवा का झोंका त्रिशा को छूकर गुजरा, जिससे त्रिशा अपनी आंखें बंद कर दी और वहां के व्यू को महसूस करने लगी। ऐसा करने से त्रिशा को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। त्रिशा दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अपनी आंख खोल देती है और पीछे पलटकर देखती है तो वहां उसकी मम्मी खड़ी थी। वही मिसेज पायल त्रिशा को खिड़की के पास खड़ा देख घबराते हुए उसके पास आकर बोली, त्रिशु तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसी खड़ी क्यों हो? तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा बेबी? त्रिशा अपनी मम्मा की बात सुनी तो उसे ख्याल आया कि उसके पैर में तो फ्रैक्चर था। त्रिशा अपने लेफ्ट पैर को दाएं बाएं हिलाकर अपने मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा मेरे पैर में तो दर्द नहीं हो रहा। वही उसकी बात सुनकर मिसेज पायल बोली, पर त्रिशु तुम्हारे अंकल ने तो 1 हफ्ते में ठीक होगा कहा था, तो फिर तुम्हारा पैर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? त्रिशा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी मम्मा का मन रखने के लिए बोली, मम्मा क्या पता मेडिसिन लेने कारण ठीक हो गया होगा, वैसे भी कल हल्का हल्का पेन हो रहा था। और वही त्रिशा मन में, ये कैसे जल्दी ठीक हो गया, ये तो किसी चमत्कार जैसा है। लेकिन त्रिशा ने इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि उससे ये सब भगवान का चमत्कार लग रहा था। जिस तरह से उसका रिबॉर्न हुआ था इसीलिए उसे ये भी कोई चमत्कार लग रहा था। त्रिशा की बात सुनकर मिसेज पायल बोली, तुम सही कह रही हो त्रिशु, मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, और ये तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि तुम जल्दी ठीक हो गई हो। वही त्रिशा उनकी बात सुनकर बोली, वैसे मम्मा आपने और डैड ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करना था। मिसेज पायल बोली, नहीं त्रिशु, हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे दादू और दादी भी आ गए हैं। तो तुम्हारे डैड बोले कि पूरे फैमिली मिलकर साथ में करेंगे बोले हैं, तो मैं तुम्हें ले जाने आई थी। उनकी बात सुनकर त्रिशा खुश होकर बोली, मम्मा दादू और दादी आ गए और वो लोग कितने टाइम आए, और आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? त्रिशा थोड़ा नाराजगी में मुंह फुलाते हुए कहा। वही उसको मुंह फुलाते देख मिसेज पायल की हल्की हंसी छूट गई क्योंकि त्रिशा इस वक्त बहुत फनी लग रही थी। मिसेज पायल प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बेबी तुम उस वक्त सोई हुई थी, इसलिए तुम्हारे दादा और दादी ने तुम्हें नींद से उठाना सही नहीं समझा। अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे सिर का बैंडेज चेंज कर दूंगी। फर्स्ट साथ में चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। उनकी बात सुनकर त्रिशा बोली, मम्मा मैं बैंडेज चेंज कर लूंगी, आप जाइए नाश्ते की तैयारी कीजिए। वही मिसेज पायल बोली, पर त्रिशु। वो इतना ही बोली थी कि त्रिशा बोल पड़ी, मम्मा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ये छोटा सा काम कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। और त्रिशा बड़े प्यार से बोली। त्रिशा के बहुत बोलने के कारण मिसेजा पायल उसके रूम से चली जाती है। उनके जाते ही त्रिशा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है और 15 मिनट के अंदर वॉशरूम से टॉवल लपेट कर आती है। इस वक्त त्रिशा का चेहरा किसी खिले हुए गुलाब की पंखुड़ी जैसा लग रहा था। उसके शरीर में पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। वही त्रिशा मिरर के सामने जाकर अपने आप को देखने लगती है। वही त्रिशा अपने चेहरे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर दिखती है। उसे याद आया कि वह मीरा के कहने पर आरुष के लिए किस तरह तैयार होकर स्कूल जाती थी। वही उसके मेकअप के कारण स्कूल के सब लोग उसे घमंडी और बिगड़ैल लड़की समझते थे। त्रिशा को अब लग रहा था कि किस तरह मीरा उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसको लोगों के सामने बुरा बनाती थी। अब त्रिशा को लग रहा था कि वह पहले कितनी बेवकूफ़ थी जो मीरा के बातों में आकर अपना सब कुछ खो दिया। त्रिशा ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अपनी राइट साइड सीने के थोड़े ऊपर छोटा सा वाइल्ड रेड कलर से बना क्रेसेंट मून और स्पार्कलिंग स्टार टैटू को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कोई भी टैटू नहीं था। त्रिशा उस टैटू को बहुत ही गौर से देख रही थी, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। त्रिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टैटू उसकी बॉडी में कहाँ से आया। तभी उसके रूम के डोर को किसी ने नॉक किया। त्रिशा यह आवाज सुनकर बोली, कौन? तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, छोटी मैमा साहब मैं सरिता। त्रिशा उसकी बात सुनकर जल्दी से कपड़े चेंज करके बोली, अंदर आ जाओ। वही मीट सरिता अंदर आते हुए बोली, छोटी मैमा आपको बड़े सर और बड़ी मैमा ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। त्रिशा उसकी बात सुनकर बोली, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर सरिता वहां से चली जाती है। वही त्रिशा जल्दी जल्दी टी होकर रूम से निकल जाती है और डाइनिंग हॉल में पहुंचने पर देखती है कि डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर उसके दादू रंजीत मल्होत्रा और उसके बगल में उसकी दादी माला मल्होत्रा बैठी हुई थी।
और दूसरे हेड चेयर पर उसके डैड और उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी हुई थी। वही त्रिशा अपने दादा दादी के पास जाकर उनके पैर छूती है और अपनी दादी को पीछे से गले लगाते हुए बोली, दादी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। वही उसकी बात सुनकर माला जी बोली, ओ मेरी बच्ची मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर उसके सर को देखते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हमने ये सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी तो हम लोग बहुत डर गए थे। अपनी दादी की बात सुनकर त्रिशा को कुछ टाइम पहले रूम में हुए इंसिडेंट याद आया। जब वह अपने चोट की बैंडेज को चेंज करने के लिए खोली थी तो वहां कोई भी चोट के निशान नहीं थे। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी दादू की आवाज आई जो उसे बोल रहे थे, त्रिशा बेटा तुमने बस अपने दादी को मिस किया और मुझे। त्रिशा अपने दादू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, दादू ऐसा नहीं, मैंने तो आपको भी बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर रंजित जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो आओ मेरे बगल में बैठकर नाश्ता करो। उनकी बात सुनकर त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दादू। फिर वही चारों नाश्ता करने लगे। त्रिशा अपने दादू की तरफ देखते हुए बोली, वैसे दादू मैं ठीक हो गई हूं तो क्या मैं कल से स्कूल जा सकती हूं? वही मिस्टर रंजीत मुस्कुराते बोले, हाँ बेटा तुम जा सकती हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तभी मिस्टर आशीष का फोन बजा। वह फोन को देखते हैं तो उसमें किसी का वीडियो कॉल आया था। वही जो वीडियो कॉल किया था उस इंसान का नाम पढ़कर मुस्कुरा दिए। फिर कॉल अटेंड करके त्रिशा को देते हुए बोले, लो प्रिंसेस कर लो, अपने भाई से बात रात भर कॉल करके परेशान कर दिया था और रात में ठीक से सोने भी नहीं दिया है। त्रिशा अपने पापा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए फोन ले ली और फोन को अपने चेहरे के सामने कर ली। वही फोन के दूसरी साइड वाला लड़का टीनेज लग रहा था, जिसकी एज लगभग 18 की लग रही थी। यह है त्रिशा के बड़े भाई तनिष्क मल्होत्रा, जो त्रिशा से 4 साल बड़ा था, जो त्रिशा को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है और त्रिशा के लिए बहुत पजेसिव है, जो अभी लंदन में अपना स्टडी पूरी करने गया है। वही तनिष्क त्रिशा को चिंता भरी आवाज में कहता है, तू ठीक तो है ना पोगो? ये त्रिशा का निक नेम है। इस नाम से सिर्फ तनिष्क त्रिशा को बुलाता था। त्रिशा जो अपने भाई को 2 साल बाद देख उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे याद था कि उसके पुराने जीवन में उसके दुश्मनों ने किस तरह से साजिश रचकर उसके भाई को भी एक्सीडेंट में मरवाया था। इस बार त्रिशा ने सोच लिया था कि वो इस बार अपने भाई को बचा कर रहेगी। तभी तनिष्क बोला, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई पोगो? अगर तुझे किसी ने परेशान किया है तो बता दे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। त्रिशा अपने भाई को अपने लिए इतना केयर करता देख उसकी आंखें नम हो गई थी। फिर वो अपनी नम आंखों को कंट्रोल करते हुए बोली, भाई मैं ठीक हूं, वो बस मेरा पैर स्लिप हो गया था सीढ़ियों में, इसलिए चोट लग गई। बस छोटा सा चोट है, ज्यादा नहीं लगा है। और बताओ आप कब आओगे? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तनिष्क त्रिशा की बात को सुनकर मुस्कुराकर कहता है, पोगो में जल्दी आ जाऊंगा तो तू टेंशन मत ले, और बस तू अपना ख्याल रख कर, ठीक है? त्रिशा उसकी बात सुनकर हाँ मैं अपना सिला देती है। चल ठीक है, तो मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ क्योंकि मेरा अभी क्लास है। उसकी बात सुनकर त्रिशा हाँ बोली, फिर कॉल कट कर दी। वही बाकी लोग उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि तनिष्क त्रिशा के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है। कुछ टाइम बाद सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। वही ब्रेकफास्ट के बाद त्रिशा के डैड ऑफिस चले गए और त्रिशा की मम्मी किचन में चली गई और त्रिशा के दादू अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले गए। वही अब हाल में त्रिशा और उसकी दादी ही बस बची थी। माला जी त्रिशा की तरफ देखते हुए बोली, त्रिशा बेटा क्या तुम मेरे साथ गार्डनिंग करने चलोगी? त्रिशा अपनी दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी मैं चलूंगी। फिर दोनों गार्डन एरिया की तरफ चले गए। जब त्रिशा गार्डन एरिया में गई तो वहां का नज़ारा देखकर बस देखती रह गई, क्योंकि वहां का एरिया बहुत ही सुंदर था। त्रिशा को याद था कि इस पूरे गार्डन के पौधे को उसकी दादी ने ही अपने हाथों से लगाया था, क्योंकि उसके दादी को गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। चैप्टर 8 त्रिशा को पता चला अपनी शक्तियों के बारे में। अब तक त्रिशा अपनी दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी मैं चलूंगी। फिर दोनों गार्डन एरिया की तरफ चले गए। जब त्रिशा गार्डन एरिया में गई तो वहां का नज़ारा देखकर बस देखती रह गई, क्योंकि वहां का एरिया बहुत ही सुंदर था। त्रिशा को याद था कि इस पूरे गार्डन के पौधे को उसकी दादी ने ही अपने हाथों से लगाया था, क्योंकि उसके दादी को गार्डनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। अब आगे वही त्रिशा को सब पता होने पर भी त्रिशा अनजान बनते हुए अपनी दादी से पूछती है, दादी क्या आपने इन सब पौधों को अकेले ही लगाया है? मालाजी त्रिशा को देखते हुए बोली, हाँ त्रिशा मैंने ही अकेले ही इन सब पौधों को लगाया है, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है और इसे करने से मुझे शांति मिलती है। फिर त्रिशा की तरफ देखते हुए बोली, त्रिशा क्या तुम भी आज मेरे साथ पौधे लगाओगी? अपनी दादी की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर दादी, मैं भी आज आपके साथ पौधे लगाऊंगी।
उसकी बात सुनकर माला जी उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, मेरी प्यारी बच्ची। फिर दोनों पौधे लगाना शुरू कर दिए। वही माला जी गमले में पौधे लगती थी तो त्रिशा उन्हें पानी देने का काम करती। कभी कभी त्रिशा भी पौधे लगती और उसमें पानी डाल देती। ऐसे ही कुछ टाइम तक दोनों 10 से 5 पौधे लगा डाले थे। इस वक्त दोनों पसीने से पूरे भीगे हुए थे। त्रिशा अपने माथे के पसीने को अपने हाथों से पोंछती है तो उसके चेहरे में थोड़ा मिट्टी लग जाता है, जिसे देखकर माला जी अपने साड़ी के पल्लू से उसके चेहरे को पोंछने लगती है। त्रिशा अपनी दादी को ये करता देख स्माइल करने लगती है। ऐसे ही कुछ टाइम तक पौधे लगाने के बाद माला जी त्रिशा से बोली, त्रिशा बेटा आज के लिए बस इतना लगा देते हैं, बाकी का किसी और दिन लगा देंगे। वैसे भी तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की। माला जी त्रिशा से मुस्कुराते हुए बोली। उनकी बात सुनकर त्रिशा भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। वही त्रिशा अपने रूम में पहुंचने के बाद सीधा फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। त्रिशा फ्रेश होकर जल्दी से क्लोजेट में जाकर कपड़ा चेंज करके जल्दी से बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि उसे अपनी पूरे शरीर में थकान के साथ साथ अपने हाथ पैर में थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा था। थकान के कारण उसकी जल्दी ही आंख लग जाती है। कुछ समय बाद उस दिन के जैसे ही उसके सीने से एक चमकीली रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी उस दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे करके वह रोशनी त्रिशा की पूरे शरीर में समाने लगती है, लेकिन इस बार अलग था। जैसे जैसे वो रोशनी उसके शरीर में समा रही थी वैसे ही त्रिशा छटपटा रही थी। तभी त्रिशा चीखते हुए उठी और लंबी लंबी सांस लेते हुए हाफ भी रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। तभी त्रिशा की नज़र अपने सीने से निकल रही रोशनी पर जाती है, जिसे देखकर त्रिशा हैरान हो जाती और जल्दी से अपने बेड से उठकर मिरर के पास जाकर अपने टॉप को थोड़ा साइड करके देखती है तो उसके सीने में जो छोटा सा जो टैटू था उसी से ही वो रोशनी निकल रही थी। त्रिशा उस टैटू को देखते हुए, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जब से मेरा रिबॉर्न हुआ है कुछ ना कुछ अजीब चीजें हो रहा है मेरे साथ। वही त्रिशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर त्रिशा अपने हाथों की उंगलियों से उस टैटू को छूती है। त्रिशा के ऐसे करने से वो रोशनी जो एक ही क्ल में निकल रही थी वो अब अलग अलग क्ल में निकलने लगी थी और चमक भी रही थी, जिसे देखकर त्रिशा हैरान हो गई। त्रिशा फिर उसी जगह को छूते हुए प्रेस कर देती है। त्रिशा के ऐसे करने से त्रिशा के चारों ओर एक नीले कलर का गोल चक्र बन गया था, जिसे देखकर त्रिशा शॉक हो गई थी। त्रिशा उस चक्र को ध्यान से देखते हुए बोली, हे भगवान, ये नीले कलर का सर्कल मेरे चारों तरफ कैसे बन गया? त्रिशा फ्रस्ट्रेशन से अपने सिर को दबाते हुए कहा, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? तभी उसकी नज़र मिरर जाती है, जिसे देखकर तो त्रिशा दंग ही रह जाती, क्योंकि उसमें त्रिशा दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे देखकर त्रिशा घबरा जाती है। त्रिशा अपने कांपते हाथों से मिरर को छू कर देखती है, ये सोचते हुए कि कहीं वो फिर से मर तो नहीं गई। लेकिन वो मिरर को तो छू पा रही थी, पर वो मिरर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी त्रिशा के मन में एक ख्याल आया, अगर मैं जो सोच रही हूँ वो सच हुआ न गॉड, तो मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी और जरूरतमंद की हेल्प करूंगी। ये कहते हुए अपने हाथों की उंगलियों से उस टैटू वाले जगह को प्रेस करती। त्रिशा के ऐसे करने से जो उसके चारों तरफ नीले कलर का जो चक्र था वह गायब हो गया। ये देखकर त्रिशा की आंखें खुशी से चमकने लगी। फिर त्रिशा मिरर की तरफ देखी। जैसे ही त्रिशा की नज़र मिरर पर गई वो अपने आप को मिरर में दिखाई देते देखकर खुशी के मारे अपनी जगह पर कूदने लगी। इसका मतलब मेरी चोट भी इसी की वजह से तो ठीक तो नहीं हुआ। ये कहते हुए त्रिशा अपने रूम में कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र फलों की टोकरी में रखे चाकू पर गई और जल्दी से चाकू को उठाकर अपने हाथों की तरफ देखते हुए, त्रिशा तू कर सकती है, ये बोलकर अपनी आंख बंद करके चाकू से अपने लेफ्ट हाथ को काट देती है और धीरे से अपनी आंख खोलकर देखती है तो उस कटे हुए जगह से बहुत खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। त्रिशा अपने दूसरे हाथ से बहते हुए खून को रोकते हुए सीने पर बने टैटू के पास जाकर छुआती है तो वो टैटू चमकने लगता है और जिस जगह कटा था वो अब भर गया था और पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, जिसे देखकर त्रिशा के चेहरे में चमक आ गई। वही त्रिशा हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच भगवान की आपने मुझे जिंदगी जीने का एक और मौका दिया और उसके साथ कुछ पावर भी। उसके बाद त्रिशा अपने आप को मिरर में गौर से देखने लगी। चैप्टर 9 रहस्यमय किताब। अब तक त्रिशा अपने दूसरे हाथ से बहते हुए खून को रोकते हुए सीने पर बने टैटू के पास जाकर छुआती है तो वो टैटू चमकने लगता है और जिस जगह कटा था वो अब भर गया था और पहले जैसा नॉर्मल हो गया था, जिसे देखकर त्रिशा के चेहरे में चमक आ गई। वही त्रिशा हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच भगवान की आपने मुझे नई जिंदगी जीने का एक और मौका दिया और उसके साथ कुछ पावर भी। उसके बाद त्रिशा अपने आप को मिरर में गौर से देखने लगी।
अब आगे त्रिशा अपने चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत साइन कर रहा था। और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी नीली आंखें दिख रही थी, जो किसी को भी एक ही नज़र में हिप्नोटाइज करने के लिए काफी थी। इस वक्त त्रिशा किसी परी की तरह खूबसूरत दिख रही थी। अगर त्रिशा को अभी कोई देख लेता तो वो उसका दीवाना हो जाता। वही त्रिशा कुछ टाइम ऐसे ही अपने आप को देखने के बाद दीवार पे लगे घड़ी को देखती है, जिसमें 12:30 हो रहा था। तभी उसके रूम के दरवाजे में किसी ने नॉक किया, जिसे सुनकर त्रिशा दूर खोलने जाने वाली थी। तभी उसे याद आया कि उसने अभी अपने सिर का बैंडेज नहीं किया है, जिसे देखकर त्रिशा अपने आप से तू भी कितनी भुल्लकर है। त्रिशा, तुझे पता है तेरा चोट ठीक हो गया है, लेकिन तेरे घर वालों को थोड़ी ना पता है। अगर बिना बैंडेज लगाए जाएगी तो उन्हें शक हो जाएगी। ये बोलकर त्रिशा जल्दी से अपने सिर में बैंडेज लगाती है और डोर खोलने चली जाती है। त्रिशा डोर खोलती है तो उसके सामने उसकी मेड सरिता खाना लिए खड़ी थी। वही जब सरिता त्रिशा को दरवाजा खोलते देखती है तो अपने हाथ में लिए खाने को दिखाते हुए, त्रिशा बिटिया, बड़ी मैम ने आपके लिए खाना भेजवाया है। वही त्रिशा उनकी बात सुनकर बोली, आंटी आप खाना अंदर टेबल पर रख दो। त्रिशा की बात सुनकर सरिता हाँ में सिर हिलाकर खाने की प्लेट को अंदर टेबल में रखकर उसके रूम से चली जाती है। वही सरिता के जाने के बाद त्रिशा जल्दी से वॉशरूम से हाथ धोकर आती है और खाने के लिए बैठ जाती है। वही त्रिशा खाना खाने के कुछ टाइम बाद त्रिशा अपने बेड के साइड में रखे सोफे में जाकर बैठ जाती है और अपने सिर को पीछे करके एक टक सीलिंग को घूर रही थी। इस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। त्रिशा सीलिंग को घूरते हुए, मीरा तुम्हें बहुत शौक है न दूसरों की लाइफ बर्बाद करने की, चलो मैं धीरे धीरे तुम्हारी ही लाइफ बर्बाद करके तुम्हें ही दिखाऊंगी। फिर अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। उसके रूम का डैंग लाइट चालू होने के कारण उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। इस वक्त त्रिशा बहुत अलग दिख रही थी। वही उसकी आंखें गुस्से से हल्की लाल हो गई थी, लेकिन अचानक उसके सीने पर बने टैटू से फिर वही रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे उसके सीने से वो रोशनी निकल रही थी, वैसे ही त्रिशा को अपने सीने के पास बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी चीख रूम से बाहर नहीं गई। वही त्रिशा आंख बंद करके दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। त्रिशा अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रही थी। अचानक उसे ठंड लगना स्टार्ट हो गया। त्रिशा ठंड महसूस करते ही अपना आंख खोल देती है। त्रिशा जब आंख खोलती है तो वो देखती है कि उसका रूम फ्रीज हो रहा है। ये देखकर त्रिशा बोली, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन त्रिशा को ये बात अजीब लगी कि जैसे जैसे उसके सीने से रोशनी निकल रही थी, वैसे ही उसका रूम लगातार फ्रीज हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंड के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके हाथ पैर सफेद पड़ गए थे। धीरे धीरे और ठंड बढ़ गई थी, जिसके कारण त्रिशा को लग रहा था कि वो आज पक्का मरने वाली है। वही त्रिशा इतना ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाए और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो वही फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटे बाद त्रिशा को जब होश आता है तो अपने आप को फर्श में पाकर त्रिशा को कुछ समय हुई घटना याद आती है। फिर जल्दी से अपने सीने के पास हाथ रखकर चेक करती है तो वहां पास उसे अब दर्द नहीं हो रहा था। फिर त्रिशा अपने आसपास देखती है तो सब पहले जैसा नॉर्मल था। ये देखकर त्रिशा, ये कैसे हो सकता है, ये सब तो फ्रीज हो गया था, फिर ये सब नॉर्मल कैसे है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ना हो। मुझे पक्का याद है वो कोई सपना तो नहीं था। त्रिशा अपना सिर पकड़कर वही सोफे पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही त्रिशा इन सब बातों को इग्नोर कर टाइम देखती है तो 8:30 हो गया था। ये देखकर त्रिशा हैरान हो गई थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने टाइम तक बेहोश थी। फिर त्रिशा गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड कि मैं जब बेहोश थी तो मम्मा नहीं आई, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती। वही त्रिशा फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ समय बाद त्रिशा फ्रेश होकर आया। फिर त्रिशा सीधा रूम से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई, जहां उसके पेरेंट भी डिनर करने के लिए बैठ रहे थे। त्रिशा भी जल्दी जाकर अपने चेयर पर बैठ गई। फिर सभी लोग शांति से डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। वही त्रिशा भी अपने रूम में आ गई और सीधा बेड में जाकर लेट गई। त्रिशा के मन में अभी भी सुबह वाली घटना चल रही थी। त्रिशा बार बार उस चीज के बारे में न सोचने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके मन में वही चीज बार बार आ रहा था। कुछ समय ऐसे ही लेटे रहने के बाद त्रिशा इरिटेटेड होकर उठकर बैठ जाती है और वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बुक पढ़ने का सोचती है। लेकिन जैसे ही त्रिशा रूम में बुक ढूंढती है तो उसे कहीं भी बुक नहीं मिलता।
ये देखकर त्रिशा अपने आप से बोली, आखिर मेरी इतनी सारी बुक रखी हुई थी कहाँ चली गई? कहीं मम्मा ने तो उसे अलग रूम में तो नहीं रखवा दिया। तभी त्रिशा को ख्याल आया कि वो तो अभी तक उसी गेस्ट रूम में है जिसे उसकी मम्मा ने उसके लिए तैयार करवाया था। फिर त्रिशा अपने सिर पर हल्का सा सिर पर मारते हुए, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ, इतना कैसे भूल गई कि मैं तो अभी तक अपने रियल रूम में गई ही नहीं हूँ। अब क्या करूँ, बुक पढ़ने के लिए तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। त्रिशा को अभी अपने ऊपर वाले रूम में जाने का मन नहीं था। तभी उसे याद आया कि उसके घर में एक बड़ा सा लाइब्रेरी रूम है जो इस रूम के पास में ही है। ये याद आते ही त्रिशा जल्दी से अपने बेड से उठ जाती है और रूम से निकलकर लाइब्रेरी वाले रूम की तरफ चली जाती है, जो एक रूम को छोड़कर उसके बगल वाले रूम के पास था। त्रिशा जब उस रूम के पास पहुंची तो उसे अंदर की लाइट जला हुआ दिखा, जिसकी रोशनी दरवाजे के नीचे से दिख रही थी। ये देखकर त्रिशा समझ गई कि अंदर कोई है। त्रिशा दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वह देखती है कि उसके दादू स्टडी टेबल पर बैठकर बुक पढ़ रहे थे। वही रंजीत जी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उस तरफ देखते हैं तो वहां त्रिशा को खड़ा पाकर मुस्कुराते हुए, त्रिशु बेटा तुम यहाँ और तुम वहां खड़ी क्यों हो, मेरे पास आओ। त्रिशा उनके पास जाकर, दादू वो मैं रूम में बोर हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बुक पढ़ लूं। वही उनकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ पढ़ने आ गई। फिर रंजीत जी मुस्कुराते हुए बोले, अब जाओ त्रिशा बेटा, जो बुक अच्छा लगे वो लेकर पढ़ लो, और कोई हेल्प चाहिए तो पूछ लेना। त्रिशा स्माइल करते हुए बोली, ओके दादू। वही त्रिशा अपनी फेवरेट बुक के सेक्शन को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके घर का जो लाइब्रेरी था वो बुक के राइटर और बुक किस जनरेशन के बेस में है उसके हिसाब से बनाया गया था। और त्रिशा इससे पहले कभी अपने घर के लाइब्रेरी में नहीं आया थी, क्योंकि उसे जब भी बुक पढ़ना होता था तो उसे उसके रूम में मिल जाता, और जो बुक नहीं मिलता था तो वो मैन से मंगा लेती थी। तभी त्रिशा की नज़र गोल्डन प्लेट में लिखे हिस्टोरिकल नॉवल सेक्शन में पड़ी, जिसे देखकर त्रिशा उस सेक्शन में चली गई और वहां से एक बुक उठाकर पढ़ने लगी। उसे अभी बुक को पकड़े 5 मिनट भी नहीं हुआ था, वो उस बुक को पूरा पढ़ डाली थी। वही त्रिशा उस बुक को उसके जगह पर रखते हुए बोली, अरे यार कितनी छोटी स्टोरी थी, जल्दी खत्म हो गई। लेकिन त्रिशा ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी बुक को पढ़कर रख दी है। और इस बार त्रिशा अच्छे अच्छे कलेक्शन वाले मोटे मोटे 10 बुक पढ़ने के लिए ले ली। त्रिशा ने उन सभी बुक को आधे घंटे में ही पढ़ लिया। ये देखकर त्रिशा पूरी तरह से हैरान हो गई और अपने हाथ में पहने घड़ी में टाइम चेक की तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इतने कम समय में इतनी सारी किताब पढ़ लिया है। वही त्रिशा एक बार इसे और कंफर्म करने के लिए एक और बुक पढ़ने लगी। इस बार त्रिशा ने 2 मिनट में पकड़ कंप्लीट किया। ये बुक भी पुराने बुक जैसा ही मोटा था। ये देखकर त्रिशा अपने आप से, वाव, जब से मेरा रिबॉर्न हुआ है तब से मुझे अपने बारे में नई नई चीजें पता चल रही है। त्रिशा को ये सब पावर के कारण लग रहा था। वही त्रिशा उन सारी किताबों को उनकी जगह पर रख रही थी। तभी उस बुक सेल्फ से एक बुक गिरा। त्रिशा की नज़र जैसे ही उस बुक पर गई उसे वो बुक बहुत अजीब लग रही थी, जो दिखने में किसी पुराने जमाने का लग रहा था। उस बुक का जो डिज़ाइन था वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी त्रिशा उस बुक की टाइटल को पते हुए, रहस्यमय किताब, ये कैसा नाम है, बहुत ही अजीब टाइप का बुक है। ये बोलकर त्रिशा उस बुक को गौर से देख रही थी। पता नहीं पर त्रिशा को उस बुक को खोलकर पढ़ने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बुक खोलने की कोशिश करती है पर वो बुक नहीं खुलता। त्रिशा बहुत टाइम तक उसे खोलकर पढ़ने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। ये देखकर त्रिशा बहुत इरिटेटेड हो रही थी। वही त्रिशा को उस बुक को खोलते आधा घंटा हो गया, फिर भी वो नहीं खुल रहा था। त्रिशा ने उसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो बुक नहीं खुल रहा था। तभी त्रिशा को एक आइडिया। वही त्रिशा उस बुक को लेकर अपने दादू के पास चली गई। चैप्टर 10, त्रिशा का स्कूल जाना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एंड सॉरी कि मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि इसके बहुत रीजन है, मैं आपको नहीं बीटीएस सकती। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, पेंसिव फेस की आप लोगों को इतना इंतजार करना पीडिया। अब रोज एपिसोड अपलोड आंखें करूंगी। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। अब तक वही त्रिशा को उस बुक को खोलते आधा घंटा हो गया था, फिर भी वो बुक नहीं खुल रहा था। त्रिशा ने उसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो बुक नहीं खुल रहा था। तभी त्रिशा को एक आइडिया आया और त्रिशा उस बुक को लेकर अपने दादू के पास चली गई। अब आगे त्रिशा बुक को लेकर अपने दादू के पास जाती है और बुक को दिखाते हुए बोलती है,
दादू ये कौन सा बुक है, इसे मैं पढ़ने के लिए खोल रही हूँ फिर भी नहीं खुल रहा, तृषा परेशानी भरे चेहरे से बोली। वही रंजीत जी तृषा की बात सुनकर उसके हाथों में पकड़े बुक को देखकर हैरान होते हुए बोले, तृषा बेटा ये बुक तुम्हें कहाँ पर मिला? तृषा अपने दादू के हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देखकर बोली, दादू ये बुक तो मुझे हिस्टोरिकल सेक्शन में जब मैं बुक पढ़कर रख रही थी तब मिला। और दादू आप इस बुक को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वही रंजीत जी तृषा की तरफ देखते हुए बोले, तृषा बेटा ये बुक हमारे पुरखों के जमाने का बुक है और जब मैं 11 साल का था तो ये बुक मेरे हाथों से ही गुम गया था और आज इतनों सालों बाद इस बुक को समाने देखकर ही हैरान हूँ। रंजीत जी की बात सुनकर तृषा की आंखों में चमक आ गई, फिर वह अपने दादू से क्यूरियस होकर पूछी, दादू फिर तो आपको इस बुक को खोलना आता ही होगा? तृषा की बात सुनकर रंजीत जी उदास होते हुए बोले, इस बुक को खोलने के चक्कर में ही तो ये बुक गुम गया था मुझसे बेटा, और मुझे भी मालूम नहीं कि इसे कैसे खोलते हैं। अपनी दादू की बातों को सुनकर तृषा का चेहरा उदासी से भर गया था, क्योंकि तृषा को लगा था कि उसके दादू ये किताब खोल देंगे। वही तृषा का चेहरा मुरझाया देख रंजीत जी को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रंजीत जी कुछ याद आया, फिर वह तृषा की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन हाँ इस किताब के बारे में मैंने कई ऐसी कहानी सुनी है जो सुनने में बहुत अजीब है। रंजीत जी तृषा की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोले, जब मैं छोटा था तो तुम्हारे परदादा को ये किताब किसी ने उपहार में दिया था और तुम्हारे परदादा बताया था कि यह किताब सिर्फ अपने मालिक के खून के स्पर्श से ही खुलेगा। तृषा अपने दादू की बात सुनकर हैरान हो गई और हैरानी से उनसे पूछी, दादू क्या परदादू ने इसके बारे में और कुछ नहीं बताया आपको? रंजीत जी तृषा की बात सुनकर बोले, और कुछ तो नहीं बताया बेटा। फिर रंजीत जी तृषा के हाथों से वह बुक ले लेते हैं और तृषा के सर पर सलाते हुए कहते हैं, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। तृषा हमें सर हिलाकर वहां से जाने लगती है और जाते हुए एक बार पीछे पलटकर एक बार अपने दादू को देखती है जो उस बुक को देखते हुए गहरी सोच में खोए हुए थे। फिर उन्हें देखते हुए कुछ सोचकर चली जाती है। वही तृषा के जाने के बाद रंजीत जी अपने फोन से किसी को कॉल करते हैं। कुछ टाइम के बाद रिंग जाने पर सामने वाला इंसान कॉल अटेंड कर लेता है। कॉल अटेंड होते ही रंजीत जी परेशानी भरी आवाज में बोले, तृषा ने आज उस रहस्यमयी किताब को छू लिया था और अपने जैसा बोला था मैंने तो उसे बोल दिया और उससे वह बुक ले लिया। वही रंजीत की बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रंजीत ने कहा, ठीक है अब से मैं ध्यान रखूंगा। ये बोलकर रंजीत जी कॉल रख देते हैं। वही दरवाजे के बाहर कोई था जो ये सारी बातें सुन रहा था। वही रंजीत जी की बात सुनकर वह इंसान खुद से बोला, आखिर ऐसी क्या बात है जो दादू मुझसे छुपा रहे हैं, और वह सामने वाला इंसान है कौन जिससे दादू फोन पर बात कर रहे थे? ये और कोई नहीं तृषा थी जो अपने दादू की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत डाउट तो हो गया था अपने दादू पर। फिर तृषा अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही रंजीत जी लाइब्रेरी में बने अपने प्राइवेट लॉकर में उस रहस्यमय किताब को रख देते हैं और सोने के लिए अपने रूम में जाने लगते हैं। वही तृषा अपने रूम में आने के बाद बेड में सोने के लिए लेट जाती है। उसके मन में रंजीत जी की ही बातें चल रही थी। यह सब सोचते सोचते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह तृषा का जब आंख खुलता है तो वह घड़ी की तरफ देखती है तो वहां सुबह के 8 बजे थे। ये देखकर तृषा हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी बिस्तर से उठते हुए बाथरूम की ओर जाते हुए कहती है, मैं भी कितनी आलसी होती जा रही हूँ यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा इस आलसीपन से छुटकारा पाने के लिए। ये कहकर बाथरूम में घुस जाती है और तृषा आधे घंटे में नहाकर निकलती है और जल्दी से ड्रेस चेंज कर रेडी होकर अपना बैग पैक करके रूम से निकल जाती है। तृषा अपने बैग को सोफे में रखकर जल्दी से डाइनिंग टेबल में जाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बढ़ जाती है और मिसेज पायल की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मा मुझे जल्दी से नाश्ता दो वरना आज स्कूल के लेट हो जाएगा। वही तृषा की बात को सुनकर मिसेज पायल तृषा को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहती है, सॉरी बेटा मैं भूल गई थी कि आज तुम स्कूल जाने वाली हो इसलिए मैंने उठाया भी नहीं। तृषा अपनी मम्मा की तरफ स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं होता मम्मा, और यह बोलकर नाश्ता करने लगी और नाश्ता करके जल्दी से अपना बैग उठाकर जाने लगी। लेकिन फिर वापस जल्दी से मिसेज पायल के पास आकर उनके गालों में किस करके बाय मम्मा बोलकर जाने लगी। वही मैसेज पायल तृषा की इस हरकत को देखकर उनके होठों पर मुस्कान छा गई। तभी मिस्टर आशीष उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके कानों में हल्की फूंक मारते हुए कहते हैं, प्रिंसेज ने तो आपको अपना गिफ्ट दे दिया और अब मेरी बारी। इतना बोलकर मिस्टर आशीष उनके गालों में किस कर देते हैं। मिस्टर आशीष की इस एक्शन से पायल शॉक हो गई थी और शर्माने लगी थी। फिर शर्माते हुए मिस्टर आशीष से कहती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा, हमें छोड़िए। मिसेज पायल की बात सुनकर शरारत भरी मुस्कान से मिस्टर आशीष कहते हैं, देख लेंगे तो वह भी तो अच्छा है, वह सोचेंगे पति पत्नी रोमांस कर रहे हैं।
मिस्टर आशीष इतना ही बोले थे कि पीछे से किसी की खांसने की आवाज आई। ये सुनकर दोनों झट से अलग हो गए क्योंकि पीछे मिस्टर रंजीत और माला जी खड़े थे। माला जी उन लोगों को ऐसे अलग होते देख मुस्कुराते हुए बोली, अजी सुनते हो, मुझे लगता है आज हमें बाहर नाश्ता करना चाहिए। वहीं मिस्टर रंजीत भी माला की बातों में सहमत होते हुए थोड़ा शरारती भारी आवाज में बोले, सही कह रही हो मालू। रंजीत जी प्यार से माला जी को मालू बुलाते हैं। हमें आज बाहर ही नाश्ता कर लेना चाहिए, वरना हम दो लव बर्ड्स के प्यार के बीच कबाब में हड्डी बन जाएंगे। वहीं उनकी बात सुनकर मिसेज पायल शर्माते हुए किचन में चली गई। उसको ऐसे शर्माते जाते देख मिस्टर रंजीत और माला दोनों हंसने लगे। उन लोगों को हंसते देखा मिस्टर आशीष भी शर्माते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। वहीं रंजीत जी और माला जी भी ज्यादा ना परेशान करते हुए नाश्ते के लिए बैठ गए। वहीं मैसेज पायल भी सर झुकाकर ब्रेकफास्ट लाते हुए सबको सर्व करने लगी। फिर वह भी नाश्ते के लिए बैठ गई। तभी मिस्टर रंजीत जी बोले, पायल बेटा त्रिशा कहाँ है? उनकी बात सुनकर मिसेज पायल बोली, पापा जी सुबह त्रिशा ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली गई है। उसकी बात सुनकर रंजीत जी हाँ में सर हिलाकर नाश्ता करने लगे। फिर सब लोग शांति से नाश्ता करने लगे। द सनसेट इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, ग्रेटर देन। चलिए गाइस थोड़ा इस स्कूल के बारे में जान लेते हैं। द सनसेट इंटरनेशनल स्कूल मुंबई का जाना माना स्कूल है जहां टॉप अमीर परिवार के बच्चे और ऐसे कुछ टैलेंटेड बच्चे जो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ते हैं। यहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादातर इस स्कूल में अमीर परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने टैलेंट के बेस पर स्कॉलरशिप पाकर स्कूल में पढ़ने आते हैं। क्योंकि इस स्कूल का स्टडी लेवल इतना हार्ड है कि कोई नॉर्मल बच्चा कभी पास नहीं कर सकता। यहाँ के हाई प्रोफेशनल टीचर, बेस्ट स्टडी मटेरियल इतना अच्छा है कि हर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं उनका सपना है कि उसका बच्चा यहाँ पढ़े। चलिए स्टोरी पर आते हैं। द सनसेट स्कूल के सामने एक चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकती है। वही स्कूल के बाहर सभी बच्चे उस कार को ही देख रहे थे क्योंकि इन सबको मालूम था कि इस कार के अंदर कौन है। तभी उस कार का ड्राइवर जल्दी से उतरकर पीछे का डोर खोलते हुए सर झुकाकर बोला, छोटी मैम हम लोग पहुंच गए। वही अंदर बैठी लड़की जैसे ही अपने बैग को लेकर कार से बाहर निकलती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर सभी बच्चे किसे देखकर हैरान हो गए और क्यों हैरान हो गए? कार में कौन थी वह लड़की? मिस्टर रंजीत किससे बात कर रहे थे? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून।